जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संघ या समिति क्या होती है। आखिर में समिति क्या होती है, समिति के अर्थ क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, समिति का गठन क्यों किया जाता है, समिति क्यों बनाई जाती है, समिति का क्या उद्देश्य होता है, क्या महत्व होता है, क्या विशेषता होता है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। देखिए, संघ या समिति दोनों एक ही शब्द है। कहीं पर संघ प्रयोग हो या वहाँ पर समिति प्रयोग हो, दोनों का एक ही चीज़ है, दोनों का एक ही अर्थ होता है। तो देखिए, संघ या समिति क्यों बनाई जाती है, संघ और समिति का निर्माण क्यों किया जाता है, समिति का निर्माण क्यों किया जाता है, समिति का जन्म क्यों होता है। जैसे हम लोग शिक्षा ग्रहण क्यों करते हैं, भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, यानी हम लोग शिक्षा को ग्रहण करते हैं। कोई मजदूर मजदूरी क्यों करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, कोई मजदूर मजदूरी करता है। अपने जीविका को चलाने के लिए मजदूर मजदूरी करता है। आखिर में लाइट क्यों जलती है, तो लाइट हमें प्रकाश देने के लिए जलती है, यानी लाइट से हमें प्रकाश प्राप्त होती है। तो आखिर में समिति का निर्माण, समिति का जन्म क्यों हुआ। देखिए, समिति के जन्म मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती है, यानी समिति या कोई संघ बनाई जाती है तो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी समिति का निर्माण किया जाता है। पहला पॉइंट। अब देखिए, गिन्सबर्ग अपने शब्दों में बता रहे हैं कि समिति क्या होती है, समिति की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, गिन्सबर्ग ने क्या कहा, संघ या समिति सामाजिक प्राणियों, सामाजिक मतलब समाज के प्राणियों के उस समूह को कहते हैं, यानी समिति समाज के सामाजिक प्राणियों के उस समूह को कहते हैं, यानी समिति समाज के व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो किसी विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। यानी गिन्सबर्ग ने कहा कि समिति वह चीज़ होती है जिसमें समाज के व्यक्ति या समाज के व्यक्तियों का समूह आपस में जुड़कर किसी उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं, वही क्या है, समिति है। यानी संघ या समिति सामाजिक प्राणियों के उस समूह को कहते हैं जो किसी विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यानी कुछ व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह मिलकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिस समूह का निर्माण करते हैं उसे समिति कहते हैं। अब देखिए, गिडिंग्स ने क्या कहा। देखिए, अलग अलग विद्वान हैं, अलग अलग थॉट प्रोसेस के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दिए हैं, अलग अलग परिकल्पनाओं को लिखा है। तो देखिए, सबके परिकल्पनाओं को, सबके भावनाओं को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, गिडिंग्स के शब्दों में देखिए, संघ सामाजिक जीवन के संगठन या आकार पक्ष के प्रतीक है जिसमें सामाजिक विधान की शिक्षा दी जाती है। यानी इन्होंने कहा कि समिति सामाजिक जीवन के, यानी समाज के जीवन के संगठन या आकार पक्ष के प्रतीक है जिसमें समाज के विधान की शिक्षा दी जाती है। यानी इन्होंने कहा कि संघ सामाजिक जीवन का ऐसा स्रोत है, संघ या समिति सामाजिक जीवन का ऐसा स्रोत है जिसमें लोगों को सामाजिक नियमों के बारे में बताई जाती है, सामाजिक नियमों के संबंधित शिक्षा दी जाती है। देखिए, संघ सामाजिक जीवन के संगठन या आकार पक्ष के प्रतीक है जिसमें सामाजिक विधान की शिक्षा दी जाती है। यानी सामाजिक का मतलब समाज के, विधान का मतलब नियम की शिक्षा दी जाती है। यानी समाज को कैसे चलाया जाए, समाज को कैसे एक विकासशील बनाया जाए, समाज की आवश्यकताओं को, समाज की ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाए, इसकी शिक्षा दी जाती है, वही समिति है। इन्होंने कहा कि संघ सामाजिक जीवन के संगठन या आकार पक्ष के प्रतीक है जिसमें सामाजिक विधान की शिक्षा दी जाती है। इसके बाद आए मैकाइवर और पेज अपनी परिकल्पना के द्वारा, अपनी दी हुई थॉट प्रोसेस के द्वारा संघ या समिति की परिभाषाओं को लिखते हैं। तो देखिए इनके विचार को, मैकाइवर और पेज, हम संघ या समिति की परिभाषा उस संगठित समूह की भांति कर सकते हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि जो समिति है ना, हम समिति की परिभाषा उस संगठित समुदाय के पक्ष में दे सकते हैं या उस संगठित समुदाय की भांति कर सकते हैं जो समान हितों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। यानी इनका मेन उद्देश्य, देखिए इन्होंने परिभाषा भी दिया और उस समिति का क्या उद्देश्य होता है उसको भी दिया। देखिए, इन्होंने कहा कि
समिति का निर्माण समान हितों की पूर्ति के लिए किया जाता है। समिति का निर्माण समान हितों की पूर्ति के लिए किया जाता है, यानी किसी समाज के अंदर रहने वाले समाज के व्यक्तियों के समान हितों की पूर्ति के लिए समिति का गठन किया जाता है। और इसी में भी परिभाषा भी है। देखिए, हम संघ या समिति की परिभाषा उस संगठित समूह की भांति कर सकते हैं जो समान हितों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। यानी समिति का उद्देश्य सिर्फ यही है कि वह एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बनाए और व्यक्तियों का समूह बनाकर अपनी ज़रूरतों, अपनी आवश्यकताओं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। सिर्फ इसीलिए समिति बनाया जाता है। अब देखिए, हम लोग विशेषताएं देखते हैं। आखिर में इस समिति की विशेषताएं क्या है? जैसे कि कोई वस्तु है, आकर्षक वस्तु है, तो कोई आएगा कहेगा कि वस्तु बहुत सुंदर है, कोई आएगा तो उसके रूप की तुलना करेगा, कोई आएगा तो उसकी गुण की तुलना करेगा, कोई आएगा तो उसकी भावनाओं की तुलना करेगा, कोई आएगा तो उसकी सौंदर्य की तुलना करेगा। यानी अलग अलग लोग आएंगे तो उसमें अलग अलग नज़रिए डालेंगे, तो उनको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी तो उसका वर्णन करेंगे। ठीक उसी तरह अलग अलग चीज़ों को इसमें ढूंढा गया कि क्या क्या चीज़ है जिससे समिति का निर्माण होता है, समिति के तत्व कौन कौन से हैं, और उनको विशेषताएँ के रूप में दर्ज किया गया। तो देखिए, विशेषताएँ में पहला है व्यक्तियों का समूह। देखिए, समुदाय हो, समाज हो, समिति हो, संघ हो, कुछ भी हो, जब तक सब व्यक्ति नहीं रहेगा ना तो वह बन ही नहीं पाएगा। बताइए, किसी समाज में व्यक्ति रहता है, किसी समाज में व्यक्ति का निवास होता है, यदि वहाँ पर व्यक्ति न रहे तो समाज का निर्माण कैसे हो सकता है? बताइए, गड्ढा है, बहुत बड़ा गड्ढा है, उसमें पानी नहीं रहेगा तो तालाब कैसे कह सकते हैं? जब गड्ढा बड़ा है तो उसमें पानी रहेगा तभी तालाब कहेंगे। पानी उसमें रह ही नहीं रहा है, हमेशा नहीं रह रहा है, तो हम तालाब कहेंगे? नहीं कहेंगे। यानी उसी तरह जैसे तालाब तभी कहेंगे तब उसमें पानी हो, उसी तरह व्यक्ति जब तक रहेगा तभी तक समिति रहेगा, व्यक्ति नहीं रहेगा समिति की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो पहला वही कहा जा रहा है कि व्यक्तियों का समूह, पहला विशेषता ये है, पहला क्वालिटी ये है, क्वांटिटी ये है कि समिति के लिए व्यक्तियों का समूह बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, व्यक्ति के बिना समिति की कल्पना नहीं की जा सकती है, व्यक्ति के बिना समिति की कल्पना नहीं की जा सकती है। अब देखिए, निश्चित उद्देश्य। देखिए, समिति तभी बनाई जाती है जब किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना हो, अन्यथा समिति का गठन नहीं किया जा सकता। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी समिति का निर्माण, किसी समिति का जन्म तभी होता है जब किसी विशेष उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, जब मानव समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। तो देखिए, बिना उद्देश्य के समिति की कल्पना नहीं की जा सकती है, यानी बिना उद्देश्य के समिति का निर्माण नहीं किया जाता है। यानी निश्चित उद्देश्य, यानी जब निश्चित उद्देश्य होता है तभी समिति का निर्माण होता है। अब देखिए तीसरा, जानबूझकर स्थापना। देखिए, समिति बिना जाने यानी अज्ञानता रूपी नहीं है, समिति अज्ञानता रूपी नहीं है, समिति का जन्म अज्ञान रूपी नहीं होता है। समिति को जानबूझकर बनाया जाता है ताकि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो आवश्यकता है, हमारे जो ज़रूरतें हैं उसको हम पूरा कर सकें। यानी इसको जानबूझकर बनाया जाता है, यानी समिति की स्थापना जानबूझकर की जाती है ताकि हम लोग अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। समिति उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जानबूझकर बनाया जाता है, न कि अज्ञान रूपी बनाया जाता है। अब देखिए चौथा, एक निश्चित संगठन। देखिए, समिति एक निश्चित संगठन होता है। किसका संगठन होता है? तो व्यक्तियों का। देखिए, कहीं संगठन आए तो वहाँ पर व्यक्तियों का संगठन मानिएगा। देखिए, एक निश्चित संगठन यानी जो समिति होता है यह एक निश्चित संगठन होता है, यानी इसका निर्माण व्यक्तियों के एक निश्चित संगठन से ही होता है। यदि व्यक्ति का संगठन ना हो, व्यक्ति का समूह ना हो तो समिति की परिकल्पना की नहीं जा सकती है, एकदम बिल्कुल नहीं की जा सकती है। तो देखिए, संगठन से क्या क्या होता है। देखिए, एक निश्चित संगठन से क्या क्या होता है। देखिए, जब एक निश्चित संगठन यानी जब व्यक्तियों का एक निश्चित संगठन होगा तो उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है, यानी संगठन के द्वारा हम उद्देश्यों की पूर्ति भी कर सकते हैं और संगठन से सहायता और सहयोग की भावना में भी विकास हो सकता है। यानी जब व्यक्ति मिलेंगे तो अपने उद्देश्य को पूर्ति भी कर लेंगे और एक दूसरे को सहायता और सहयोग भी कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि व्यक्तियों की अपनी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएगी और सहयोग और सहायता का विकास भी होगा, सहयोग और सहायता का जन्म होगा, सहयोग और सहायता तेज़ी से अग्रसित होगा।
यानी सहयोग और सहायता प्रगति पर पहुंचेगा। तो देखिए संगठन से दो चीज़ होता है, उद्देश्यों की पूर्ति भी होती है और सहायता और सहयोग की भावना भी पनपती है। अब देखिए सामाजिक नियमों पर आधारित जो समिति होता है वह सामाजिक नियमों पर आधारित होता है, यानी समाज के कुछ रूल्स होते हैं उसी पर समिति को भी चलना पड़ता है। यानी समिति कहीं बाहर से नहीं आता, समिति कहीं बाहर से रूल नहीं लागू करता, समिति समाज के ही नियमों कानूनों पर चलता है। अब देखिए ऐच्छिक सदस्यता, यानी देखिए समाज में आपको ज़बरदस्ती नहीं लाया जा सकता, समाज के हिस्सा आप बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं यह आप पर है। आपको हाथ पकड़कर किसी समिति का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता, समिति का या किसी व्यक्ति को समिति से हाथ पकड़कर उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता, ये ना कि उससे बाहर से अंदर भी किया जा सकता है। जब तक उस व्यक्ति समूह का मन नहीं करता, इच्छा नहीं करता, तब तक वह समिति का सदस्य बन सकता है या नहीं भी बन सकता है, यानी उसके इच्छा के ऊपर है। यानी समिति में जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती कि आप इस समिति का सदस्य जरूर बनिए या नहीं बनिए, ऐसी परिकल्पना नहीं की जा सकती। अब देखिए सातवां, अस्थायी प्रकृति। जो समिति होती है वह अस्थायी प्रकृति होती है, यानी समिति बनाई गई, यदि उसकी उद्देश्य की पूर्ति हो गई समिति को भंग भी किया जा सकता है। समिति लंबा टिकेगी ऐसी परिकल्पना नहीं है, समिति इसीलिए बनाई जाती है ताकि उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। उद्देश्यों की पूर्ति हो गई समिति को भंग भी किया जा सकता है, इसीलिए यह अस्थायी नहीं होती है। यानी एक बार बन गई समिति तो वह जीवन भर चलेगी ऐसा नहीं है। समिति का निर्माण इसीलिए किया जा सकता है कि व्यक्तियों के समूह की इच्छाओं की पूर्ति हो सके, ज़रूरतों को पूरा कर सके, और जब उद्देश्यों और ज़रूरतों की पूरा हो जाती है तो समिति को भंग कर दिया जाता है, इसीलिए इसे अस्थायी माना गया है। यानी जो समिति की प्रकृति है वह क्या है, अस्थायी है। तो देखिए ये हमारे लोग का विशेषता रहा। अब हम लोग देखते हैं महत्व कि समिति का क्या महत्व होता है। तो देखिए जैसे हम लोग की एक प्यारी छोटी ज़िंदगी मिली है, तो हम लोग के ज़िंदगी का भी कुछ महत्व है, कुछ लक्ष्य है कि हम लोग आगे बढ़े, भविष्य को बेहतर करें। उसी तरह समिति का भी एक अपना महत्व होता है, अपने आप में एक बड़ा महत्व होता है। तो देखिए महत्व में जैसे कि हम लोग की ज़िंदगी में विकास होता है, हम लोग का भविष्य सुधरता है, एक ज़िंदगी नई रूप लेती है, उसी तरह इसका भी महत्व है। जब समिति का निर्माण होता है तो उसका भी महत्व होता है समाज के प्रति, समाज के व्यक्तियों के प्रति, व्यक्तियों के समूहों के प्रति। तो देखते हैं उसको। देखिए व्यक्तित्व का विकास जब समिति का निर्माण होता है तो हर एक व्यक्ति की साझेदारी होती है, हर एक व्यक्ति की सहयोग होती है, और सभी के सहयोग से उस समिति का निर्माण होता है। और उस समिति के निर्माण होने के चलते, उस समिति के जरिए मनुष्यों के उद्देश्यों की पूर्ति होने के चलते सबका व्यक्तित्व विकास होता है, यानी सबका व्यक्तिगत विकास होता है। यानी सभी लोग अपनी अपनी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समिति में जुड़ते जाते हैं और सभी का व्यक्तिगत विकास होता है, यानी सभी के व्यक्तित्व का विकास होता है। तो पहला महत्व यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास होता है, और यह कौन करता है, समिति करता है। समिति के चलते सभी व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास होता है, सभी का सहयोग होता है, सभी का योगदान होता है, सभी का एक भाईचारे की भावना होती है, और सभी इस भावना के साथ मिलकर समिति का सदस्य बनते हैं और समिति के सदस्य बनकर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। अब देखिए श्रम विभाजन। देखिए एक व्यवस्था है, समिति की एक व्यवस्था है श्रम का विभाजन, यानी श्रम विभाजन की व्यवस्था समिति के अंतर्गत आती है। समिति के अंतर्गत श्रम विभाजन की व्यवस्था को रखा गया है। अब देखिए सामाजिक संगठन, हम लोगों ने पढ़ा कि सामाजिक संगठन यानी समाज के संगठन, समाज के व्यक्तियों का संगठन। देखिए संगठन जब तक संगठन नहीं रहेगा तब तक किसी भी चीज़ का, समाज हो, समुदाय हो, समिति हो, कुछ भी हो, किसी भी का कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे बिना मार्कर का मैं इस व्हाइट बोर्ड पर लिख सकूं, ऐसी कल्पना है क्या? नहीं है। होना चाहिए, कुछ ना कुछ स्रोत होना चाहिए लिखने के लिए। तो उसी तरह समाज, समिति और संघ का स्रोत मनुष्य है, मनुष्यों का समूह है। तो व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का संगठन
होना चाहिए, तभी इसका निर्माण, इसका जन्म हो सकता है। जैसे समिति का निर्माण करना है तो हम ही आप लोग करेंगे, और कौन करेगा? पशु करेंगे? नहीं करेंगे, हम ही लोग करेंगे। तो व्यक्तियों का योगदान परम आवश्यक है, समिति के लिए, संघ के लिए, या फिर समाज के लिए, या फिर समुदाय के लिए। तो देखिए, सामाजिक संगठन, यानी सामाजिक संगठन एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है किसी भी चीज़ को, किसी भी उद्देश्य को, किसी भी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। सामाजिक संगठन में बहुत ताकत होती है। जब सामाजिक संगठन जुड़ेगा तब अपने उद्देश्यों को निश्चित पूरा कर लेगा। अब देखिए, उद्देश्यों की प्राप्ति, यानी इसमें उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। लोग मिल मिलकर सदस्य होकर उस समिति का सदस्य बनकर क्या करते हैं? अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेते हैं। और जब उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है तो उस समिति को भंग कर दिया जाता है। इसीलिए इसकी प्रकृति को अस्थायी बताया गया है। अब देखिए, समिति के कार्य को पूरा करने में सहयोग। देखिए, सहयोग बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, जब तक किसी भी काम को करने में यदि सहयोग मिले ना, तो काम बहुत अच्छा होता है। जैसे आपके पढ़ाई में आपके मन का सहयोग मिले तो आप एकदम बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। जब तक मन का सहयोग नहीं मिलेगा, आप बेहतर शिक्षा की कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो किसी चीज़ ना सहयोग होता है, किसी भी चीज़ का सहयोग होता है। जैसे कि आप जब पढ़ने बैठते हैं तो आपके मन का सहयोग होता है। जब तक मन बैठेगा आपके साथ, तब तक आपकी शिक्षा अच्छी रहेगी, तब तक आप शिक्षा बेहतर तरीके से अपना पठन पाठन कर सकते हैं। तो देखिए, समिति के कार्यों को पूरा करने में सहयोग, यानी समिति के कार्य को पूरा तभी किया जा सकता है जब व्यक्तियों का सहयोग मिले। यानी जब तक व्यक्तियों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक समिति के कार्य को हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, ये रहा हम लोगों का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, विशेषता। तो अब देखिए, समिति के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि आर्थिक समिति, राजनीतिक समिति, सामाजिक समिति, जन कल्याण समिति, यानी अलग अलग समिति बनाई जाती है अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। जैसे राजनीतिक समिति हो गया, यानी किसी पार्टी का गठन करना। यानी अलग अलग समिति का कोई प्रकार पूछे कि समिति का प्रकार होता है, जी हाँ होता है। जैसे कि राजनीतिक समिति, यानी एक ऐसी समिति का निर्माण करना जिसका संबंध राजनीति से हो, एक ऐसे समिति का निर्माण करना जिसका संबंध आर्थिक व्यवस्था से हो, ऐसे समिति का निर्माण करना जिसका उद्देश्य समाज से हो, ऐसे समिति का निर्माण करना जिसका उद्देश्य शिक्षा के व्यवस्था में सुधार लाना हो। तो समिति कई प्रकार के होते हैं, जैसे राजनीतिक समिति, शैक्षणिक समिति, यानी सामाजिक समिति, जन कल्याण समिति, राजनीतिक समिति, आर्थिक समिति। यानी समिति अलग अलग प्रकार के होते हैं जिनका उद्देश्य अलग अलग ज़रूरतों को, अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करने के इरादे से होता है। तो देखिए, यही रहा हम लोगों का संघ या समिति। उम्मीद है आप सभी को समझ में ज़रूर आया होगा। तो कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए रोज़ नॉलेजेबल वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो देखिए, वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, वीडियो अच्छा हो तो ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।